तो आज कृषि वाला डिस्कशन करेंगे। कृषि पहले क्या है, परिभाषा समझ लें। कृषि मतलब होता है वे कार्य जो मुख्य रूप से मिट्टी में किए जाते हैं। ठीक है। कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया है। अगर क्रियाएं देखें, क्रियाएं तीन प्रकार की होते हैं मुख्यतः। एक प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में कृषि आता है, खनन आएगा, मछली पालन आएगा, उत्खनन आ गया, है ना। जितने भी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से संबंधित क्रियाकलाप हैं वो सारे सारे प्राथमिक में आ जाएंगे। तो प्राथमिक में क्या क्या है अगर नोट करें तो एक तो आ गया एग्रीकल्चर, और दूसरा हम कह सकते हैं फिशिंग आ गया, फिशरीज जिसको बोलते हैं फिशरीज। और थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो आ सकता है क्या, माइनिंग यानी कि खनन। इसके अलावा जितने भी एनिमल हस्बेंड्री वाले काम हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले काम यानी कि पशुपालन वाले काम हैं, वो सारे सारे प्राथमिक। तो इसी प्राथमिक क्रियाकलाप में से एक क्रियाकलाप होती है एग्रीकल्चर यानी कृषि, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। एग्रीकल्चर भी अगर देखें तो उसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हम बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी के द्वारा जो भी चीज़ें हम फसलें उगाते हैं उनको हम कह सकते हैं कृषि कार्य हैं। ठीक है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर देखें तो इसमें मुख्यतः दो काम हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। किसी भी काम में ये दो चीज़ तो होता ही, इनपुट आउटपुट। यानी हम कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं, उसमें डालते हैं, और परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद कुछ आउटपुट निकल कर आता है। तो यही समझ लें कि इनपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है, तो समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर क्या है। इनपुट यानी कि आगतें, क्या चीज़ उसमें लगती हैं एक कृषि करने के लिए। तो एकदम शुरुआती स्तर पर अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। पहला इसमें हो सकता है कि हम मिट्टी को उर्वर बनाएंगे, यानी कि मिट्टी को, सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे। उसके बाद उसमें जो है उसकी जुताई करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। फिर अच्छा सा सीड्स लेकर के आएंगे, जो बीज हैं अच्छी क्वालिटी वाला या अच्छी नस्ल का। फिर उसको सो करेंगे यानी कि बोएंगे। बोने के बाद वो जमेगा, जब जमेगा तो उसमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा जब खाद मिला तो जाहिर सी बात है इसके बाद उसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। सिंचाई का मतलब क्या हो गया, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इरिगेशन। सिंचाई कर दिए तो पौधा और बड़ा हो जाएगा। जब और बड़ा हो जाएगा जाहिर सी बात है उसको खाने के लिए कुछ कीट पतंगे आएंगी, तो कीड़े रख सकते हैं उसमें। तो कीटों से बचाने के लिए इसमें हम डालेंगे क्या, कीटनाशक डालेंगे, यानी कि पेस्टिसाइड्स डालेंगे। उसके बाद फसल धीरे धीरे करके तैयार होगी, एक आध इरीगेशन और करेंगे, एक आध बार तैयार हो गई। उसके बाद क्रॉप जो है तैयार हो गई, तो क्रॉप को हम करेंगे कटिंग करने के बाद भी आगे की भी क्रियाकलापें हैं, जैसे कि उसको पिटाई करेंगे या मशीन के माध्यम से जो है उसके दाना को अलग करेंगे, है ना, यानी कि दाना अलगाव हम कह लें, निकालेंगे। उसके बाद उसमें कुछ वेस्टेज निकल आएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, कृषि के खरपतवार कह लें उसे, है ना, वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि अवशेष जिसको बोलते हैं, कृषि अवशेष। यानी कि दाना निकालने के बाद जो चीज़ बचा उसे बोलते हैं कृषि अवशेष। जैसे धान या गेहूं से जो बच गया उसे पराली कह देंगे या पैरा कह देंगे, ये सारी चीज़ें, भूसा कह दिए, ये सारे सारे क्या हैं, कृषि अवशेष हैं। जो दाना है, जो दाना नहीं है वो कृषि अवशेष है। तो इनपुट हमने लगाए ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने लगाई, जैसे कि फर्टाइल करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें दवाई डाले, खाद डाले, फिर कल्टीवेशन किए, सीड्स बोए, है ना। तो उसके बाद ये खाद पानी ये सब किए, है ना, काटने के बाद जो निकला, दो आइटम निकले हैं, एक कृषि अवशेष और दूसरा दाना। तो यही दोनों चीज़ क्या हैं, यही दोनों चीज़ हैं आउटपुट, ये दोनों चीज़ आउटपुट हैं। यानी कृषि की परिभाषा क्या हुई कि जब बहुत सारी आगतें
परिश्रम और समय, जब बहुत सारी आगतें, परिश्रम और समय लगाने के बाद, और कहाँ पे, मिट्टी में, जब मिट्टी में बहुत सारी आगतें, परिश्रम और समय लगाने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है, दरअसल यही पूरी प्रक्रिया जो है कृषि है ना। कृषि मतलब केवल बोना नहीं है, ये सारी प्रक्रिया जिसमें शामिल है, और लास्ट में इसे आगत इनपुट हो गया, परिश्रम लेबर हो गया, समय टाइम हो गया, उसके बाद जो हमें निकला प्रतिफल आउटपुट, इन चारों का दरअसल समायोजन ही कृषि है। तो ये हो गई कृषि की छोटी सी परिभाषा। यानी कि कह लें फसल बोने, काटने या अनाज लाने तक घर या आसपास पड़ोस वालों का व्यवसाय ऐसा हो जिसमें फसल बोया जा रहा है, काटा जा रहा है, अनाज निकाला जा रहा है ना, सब कृषि है। ठीक है, कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिसमें हमें काम करने के बाद प्रतिफल मिलता है, वो आर्थिक क्रिया है। अनार्थिक क्रिया वे हैं जिसको करने के बाद हमें प्रतिफल नहीं मिलता है, संतोष मिलता है, थोड़ा सा चैन मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। जैसे दुर्गा पूजा में खूब अगर जाएं, भक्ति भाव भजन करें, है ना, और खूब प्रसाद खाएं, तो इससे हमें क्या चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर अर्थ न मिले तो वो अनार्थिक क्रिया है, और जहाँ से अर्थ मिले वो सा आर्थिक क्रिया है। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करने तक ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन भी आता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि क्या होता है? अगर ऑप्शन दें, पहला, क्या ये होता है कि एक ही खेत में कई प्रकार की फसल एक बार में बो देना। दूसरा, एक साल में एक खेत में कई प्रकार की फसल बोना। तीसरा, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। चौथा, खेती के साथ साथ व्यापार भी करना। तो मिश्रित कृषि क्या है? दूसरा वाला जिसमें कहा गया था कि एक साल में एक खेत के भीतर कई प्रकार की फसलें बोना। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित कृषि का कि कृषि करने के साथ साथ पशुपालन करना। ये प्रश्न एक बार जो है पूछा गया था, मिश्रित कृषि क्या होता है। ऐसे ही 4 विकल्प थे। कृषि के साथ साथ जब हम पशुपालन करते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्रित कृषि, यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर। पशुपालन इसलिए करते हैं ताकि हमारी आय थोड़ी सी और बढ़ सके, परिवार का थोड़ा सा पोषण हो सके, इसलिए। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। फसल क्या है? एक लाइन में बहुत बड़ी परिभाषा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। यानी फसल से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। दूसरा, वो पौधे होने चाहिए, तो फसल है। यानी कि वे सारे पौधे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, फसल नहीं है। ठीक है। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन, वानिकी मतलब वन लगाना है, पेड़ पौधे लगाना। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो कृषि की दायरा कितना बढ़ गया? अगर कृषि का दायरा देखें तो दायरा क्या हो गया? एक तो खुद खेती, और दूसरा पशुपालन, तीसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट्री, वानिकी। तो खेती, अगर कोई पूछे कृषि की परिभाषा, तो खेती करने के साथ साथ ही पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि क्रियाकलाप भी कृषि के अंतर्गत शामिल होती हैं। फसल क्या है? ऐसे पौधे जो मनुष्य के खाने के लिए उपयोगी हैं या मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, वो फसल है।
पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनकी खेती करने का क्या तरीका था। पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है ना। ऐसी खेती निर्वाह कृषि क्या होती है? निर्वाह कृषि मतलब कि ऐसा खेती जो खाली जीवन निर्वाह के लिए किया जा रहा है, मतलब कोई वाणिज्यिक यूज नहीं है उसका। मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, थोड़ा मोड़ा खेत है, उस पर खेती इसीलिए किया जाएगा कि जीवन का निर्वाह किया जा सके, उसको निर्वाह कृषि बोलेंगे। ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकता पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। स्थानीय आवश्यकता मतलब कि अपने लोकेलिटी में जो है, जैसे एक ज़िले में या एक राज्य में हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जा रही हैं, निर्वाह कृषि है। लेकिन कोई कृषि हम इसलिए करें ताकि उसकी डिमांड बंगलोर से आया है उसकी पूरी करना है, या किसी फसल की डिमांड, जैसे मान लो आंवला की डिमांड जो है, मान लो कि आया फ्रांस से आया है कि प्रतापगढ़ से जो है खूब सारा आंवला चाहिए, फ्रांस की एक कंपनी जो है चाह रही है मुरब्बा बना के वहाँ बेचेगी। तो अब जो हम लोग कृषि करेंगे आंवले के, ये क्या हुआ? ये निर्वाह कृषि नहीं है, ये व्यापारिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, कमर्शियल क्रॉप है, या इसको कैश क्रॉप कहते हैं जो। लेकिन अपने रोटी चावल दाल खाने के लिए जो बोया जाता है वो निर्वाह कृषि है। थोड़ा मोड़ा बेच दिए तो काम चलाने के लिए होता है, लेकिन वो क्या है? निर्वाह कृषि है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं, क्योंकि किसी एक फसल विशेष का उत्पादन किया जाता है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। एक बार प्रश्न पूछा था कि कृषि से हमारे जीडीपी में कितना योगदान देता है कृषि, तो लगभग 17% का योगदान देता है। कितने लोग निर्भर हैं? तो 55% लोग इस पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु और विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती हैं। अगर भारतीय आयुर्विज्ञान अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देखें तो भारत में करीब करीब 10 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। मोटी मोटा अगर हम बात करें मिट्टियों की, तो एक है जलोढ़ मिट्टी, एक है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। एक कह सकते हैं हम लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। इसके अलावा हम कह सकते हैं लैटेराइट मिट्टी। फिर काली मृदा, जिसको काली कपास की मृदा, रेगुर मृदा भी कहते हैं, जो कि दक्कन के इलाके महाराष्ट्र में पाई जाती है। लैटेराइट जो मिट्टी है ये लैटर शब्द से बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा लाल होता है ये। जब पानी इसमें लग जाता है इस मिट्टी में तो एकदम बेकार सा हो जाता है ये, है ना, और जब सूख जाता है तो एकदम कड़क हो जाता है। इसीलिए इसको जो है लैटर से लैटेराइट बनाया गया है, क्योंकि लैटर का लैटिन भाषा में मीनिंग होता है ईंट। तो ईंट की क्वालिटी क्या है? अगर मिट्टी को भिगो दिए, सरसरा गए, इधर उधर बह गया, कट फट गया, और अगर उसे पका दिए एकदम कड़क हो गया। इसीलिए लैटेराइट मिट्टी की खासियत होती है जो खासियत ईंट की होती है, इसलिए उस मिट्टी को ही लैटेराइट कहा जाता है। काली मिट्टी, और इसके अलावा अगर देखें हम तो मरुस्थली मिट्टी होता है। फिर पर्वतीय मिट्टी भी होता है। ऐसे करके जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अगर जलोढ़ मिट्टी में ही बांटें तो जलोढ़ मिट्टी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो जल के द्वारा उड़ा करके बनाई जाती हैं। यानी जैसे नदी का बहाव हो रहा है तो धीरे धीरे नदियाँ जो है पर्वतों को काटती जाती हैं, छाटती जाती हैं। तो पर्वतों को काटने छाटने के उपरांत जो है मिट्टी का पटाव होता जाता है मैदानी क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी जल द्वारा मिट्टी का उड़ा दिया जाना।
जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ये दो प्रकार की होती हैं। कभी कभी नदियाँ जो हैं हर साल उड़ा देती हैं नई परत। जब नई नई परत हर साल उड़ाती जाएंगी तो उसे बोलेंगे खादर मिट्टी, यानी खाद यानी उर्वर मिट्टी होती है, इसमें खेती बढ़िया होता है। एक मिट्टी वो है तो जलोढ़ ही, लेकिन जो है बार बार वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वह बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी खेती के लिए बढ़िया है, बांगर मिट्टी खेती के लिए उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ सिंचाई का विकास करने के बाद बांगर मिट्टी में भी कृषि उत्पादन किया जाता है। तो ये सब मिट्टियाँ हैं। तो जितनी प्रकार की मिट्टियाँ होंगी, जाहिर सी बात है उतने ही अलग अलग प्रकार की फसलें होंगी, क्योंकि भारत में जो जलवायविक स्थिति है वो भी भिन्न भिन्न है। अगर उत्तर में देखें हम यहाँ पर, तो पर्वतीय मिट्टी है। तो पर्वतीय मिट्टी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर धान गेहूँ तो वैसे नहीं होगा प्रोमिनेंटली, थोड़ा मोड़ा जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में भी होता है, लेकिन प्रोमिनेंटली नहीं होता है, प्रमुख रूप से नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, केसर होगा, यहाँ पर सेब होगा, खुबानी होगा, और भी चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन वहीं अगर राजस्थान वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे पानी की कमी है, जलवायु गर्म है खूब। जब पानी नहीं है, जलवायु खूब गर्म है, तो यहाँ पर ऐसी फसलें होंगी जो पानी कम लेती हों, और जो फसलें पानी कम लेंगी तो उनकी दाने जो होते हैं मोटे पड़ते हैं। जो पानी खूब चूसती है तो उसका दाना मस्त मुलायम मुलायम होता है। जैसे ये जो शादी ब्याह में चावल बनता है, क्या बोलते हैं उसे, बासमती चावल। बासमती चावल बिहार में फेमस है, क्योंकि बिहार में इतना पानी है कि आराम से बासमती चावल मस्त सा हो जाता है। लेकिन बासमती चावल यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मोटा अनाज बोया जाता है जिसको मिलेट्स कहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश बिहार में देखें, पश्चिम बंगाल में, थोड़ा मोड़ा पंजाब में, हरियाणा में देखें, यहाँ पर बेतब्बे हैं, वो फसलें बोई जाएंगी जो पानी बढ़िया से लेती हैं, जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया। चूँकि दक्कन में, महाराष्ट्र वाले इलाके में मिट्टी काली है, पानी जो है पश्चिमी तट पर तो बढ़िया बरस जाता है, लेकिन अंदर की तरफ पानी नहीं बरसता ठीक प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर जो है कपास प्रमुख रूप से फसल है। इसके अलावा जो केरल है, केरल के तट पर भी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी वो नहीं जो नदियों द्वारा पाटी गई हैं। जलोढ़ मिट्टी वो जो ओशनिक करंट यानी कि महासागरीय धाराओं के द्वारा, जब महासागरीय धाराएं तट से टकराती हैं तो मिट्टी का पटाव कर देती हैं, तो जल के द्वारा तो ये भी उड़ाई जा रही है मिट्टी को। लेकिन ये मिट्टी जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये मिट्टी अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, और इसी मिट्टी को ही बोलते हैं क्या, लेटेराइट मिट्टी। और इस वाले मिट्टी में किसका उत्पादन बढ़िया होता है, कोकोनट का उत्पादन, यानी कि कोकोनट का उत्पादन इसमें यहाँ पे बढ़िया होता है। केला का उत्पादन बढ़िया होता है, क्योंकि केला ऐसी फसल है जिसमें अगर थोड़ा अम्लीय मिट्टी है तब भी फर्क नहीं पड़ता उसमें। इस प्रकार से अगर गुजरात में देखें तो यहाँ पर मूंगफली होता है, कपास भी होता है, ये सारी फसलें गुजरात में बोई जाएंगी। यहाँ पे ओडिशा में साइड में, या फिर छत्तीसगढ़ में, यहाँ सब भी जो है धान की फसलें बोई जाएंगी। मध्य प्रदेश में दालें बोई जाएंगी। तमिलनाडु में चूँकि लौटते हुए मानसून के द्वारा बारिश अच्छा हो जाता है, और लौटते हुए मानसून से आम की फसल बढ़िया हो जाती है, इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु के इलाके में आम पक जाते हैं मस्त, इसलिए इस लौटते हुए मानसून को आम और वर्षा भी कहते हैं। तो देख रहे हैं हमारे भारत में कितनी प्रकार की जलवायविक विविधताएं हैं और कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं।
तो जैसी जैसी परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा एग्रीकल्चर में कितना डाइवर्सिफिकेशन भी है, विविधीकरण भी है। यही इसमें कहना चाह रहा है कि विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। एक वे फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं। फसलें 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक वे फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं, और दूसरी नगदी फसलें, और तीसरी पेय एवं बागानी फसलें। खाद्यान्न फसलें वे हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेनरीज, खाद्यान्न फसलें, यानी कि ग्रेन रीज या ग्रेन से बोल लें, जो खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्टली खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दाने। इसमें गेहूं हो गया जो खाद्यान्न फसलें में, फिर चावल हो गया, जौ हो गया, जौ, फिर चना हो गया, मटर हो गया, फिर दालें, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दाल, बाजरा, ज्वार, ये सारी फसलें खाद्यान्न फसलें हैं। नकदी फसल वे हैं जिससे नगद मिल जाता है, नगद नारायण, उनको बोलते हैं नकदी फसलें। जैसे कि नकदी फसलों को हम कह देते हैं वाणिज्यिक फसलें, और वाणिज्यिक फसलों को हम कह देते हैं व्यापारिक फसलें, और इन्हीं को हम कह सकते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, नकदी फसल, वाणिज्यिक फसल, व्यापारिक फसल, कैश क्रॉप, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जिससे इसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी की डिमांड को पूरा करना, किसी डिमांड को पूरा करना जिससे हमें नगद मिल सके जी। इसमें मुख्य फसलें क्या होंगी? तो गन्ना होगा, कपास यानी कि कॉटन, जूट, टोबैको, तंबाकू, ये सारी। तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये सारी फसलें हो जाएंगी किसमें? नकदी फसलें में। अब पेय और बागानी फसलें क्या होगा? ऐसे फसलें जिससे हमें जो है पेय वगैरह मिल जाती हैं, पीने वाली चीज़। और बागानी मतलब जो बागान लगा के किया जाता है ना। पेय और बागानी फसलें, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? चाय, कॉफ़ी यानी कि कहवा जिसको बोलते हैं, रबड़, रबड़ जो है, रबड़ एक प्रकार की बागानी फसल है, ठीक है। रबड़ बोया जाता है और थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। रबड़ एक रोपड़ कृषि का भी एग्जाम्पल है। रोपड़ कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसलों को रोप करके उगाया जाता है, जैसे कि धान रोपड़ कृषि है, रबड़ रोपड़ कृषि है, गन्ना रोपड़ कृषि, रोपा जाता है उसके बाद उगाया जाता है, रोपड़ कृषि। मतलब गन्ना वाणिज्यिक तो है, लेकिन एक और कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो एक प्रकार का रोपड़ कृषि का भी एग्जाम्पल है। यानी बोने के तरीके के हिसाब से देखें तो रोपड़ कृषि और वैसी वाली कृषि। तो 3 प्रकार की फसलें, खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल, जौ, मटर, दालें, चना, ये सारी चीज़ें। नकदी फसल, वाणिज्यिक फसल, व्यापारिक फसल, कैश क्रॉप। इसमें गन्ना, कपास, फिर जूट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तंबाकू भी आ जाएगा, अफीम भी आ जाएगा। अफीम भी एक जो है वाणिज्यिक फसल है, भारत में बैन है। और पेय और बागानी फसल में चाय, कहवा, रबड़, मसाले, ये सारे बागानी फसलें हैं। फिर अब देखें कृषि फसलों के प्रकार। ये भी तो कृषि का फसलें ही हैं, लेकिन ये किस आधार पर डिवाइड किया गया है? ये खाने या यूज़ करने के हिसाब से बांटा गया, उपयोगिता के आधार पर बांटा गया। खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय फसलें, इसको उपयोगिता के आधार पर बांटे हैं। लेकिन यदि बुआई के आधार पर देखा जाए
तो फसलें 3 प्रकार की हो सकती हैं। बुआई के आधार पर देखें तो फसलें 3 प्रकार की हैं। एक फसलें जो रबी की फसल होती हैं, एक जो खरीफ की फसल होती हैं, और तीसरी जो जायद की फसल होती है। अब अगर इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, रबी कौन सी, खरीफ कौन सी, जायद कौन सी है, तो हम सिंपल सा ये समझ लें कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। 1 जून को हर साल मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को सबसे पहली बार उठ करके आती है और केरल तट से टकराती है। केरल से टकराने के समय यानी 1 जून के समय ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जब उत्तर पूर्व की ओर जब प्रवाहित होती है तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक शाखा अरब सागरीय शाखा हो जाती है, एक शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा हो जाती है। जो अरब सागरीय शाखा है वो 1 जून में केरल तट से टकराती है, फिर 5 जून, 10 जून, 15 जून होते होते धीरे धीरे 15 जून 20 जून तक ये सारी जो हवाएं हैं वो हमारे मध्य प्रदेश यहाँ सब और अरावली के पूर्वी हिस्से से टकराते हुए दिल्ली तक पहुँचने का प्रयास करती हैं। और ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये बढ़िया बारिश करती हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इसमें बारिश नहीं करते हैं क्योंकि देखिए ये ऐसे जा रही हैं, इसमें ऐसा थोड़ी कि इधर मुड़ जाएगी इसे, चूँकि हमारी पृथ्वी भी ऐसे से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है यानी भारत भी पश्चिम से पूर्व घूमेगा, यानी हवाएं भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि हवाएं जो है इधर से दक्षिण पश्चिम से आ रही थी, उत्तर पूर्व की तरफ जा रही थी और अचानक से घूम गई पूर्व पश्चिम की तरफ, जाएंगी ऐसे ही डायरेक्शन में। इसीलिए इस क्षेत्र में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मानसून का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सीधा मानसून तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को छोड़ते हुए जाती है नॉर्थ ईस्ट के पास। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी एंगलोंग, फिर शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं उन सब के बीच में घुस जाती हैं और खूब यहाँ पर बारिश करती हैं। मासिन राम में विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, करीब 12 मीटर तक, 11 मीटर तक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। मेघालय के शिलोंग में जो मासिन राम जगह, चेरापूंजी में मासिन राम, वहाँ पर 11 मीटर लगभग बारिश दर्ज की जाती है हर साल। तो जब मानसून घुसी अंदर, फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से घूमते हुए चली आई, यूपी बिहार बारिश कर रही है, यानी मोटी मोटा पूरे भारत में लगभग 15 जून तक, लगभग 15 जून तक जो है पूरा का पूरा मानसून पहुंच जाता है। 1 जून से पहली बार टकराता है, 5, 10, 15 करते करते पूरे भारत को छा लेता है। जब पूरे भारत में बढ़िया से बारिश शुरू हो जाती है, 15 जून से शुरुआत हो जाती है, तभी से बुआई की जाती है पानी वाले फसलों के। सिंपल से याद करें, 15 जून में जो जून में बोई जा रही है, जाहिर सी बात है उसको नाम देते हैं रबी की फसल। रबी की फसल में क्या आएगा? रबी की फसल में गेहूं आएगा। खरीफ की फसल नाम देते हैं, यानी खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? तो बारिश में बोई जाएगी। अगर हम तिथि निर्धारित करें तो जून जुलाई में बोई जाएगी। और कटाई कब होगी? तो जनरली फसल 4 महीने में तैयार हो जाता है। 3 महीने में बोलते हैं, कुछ जो हाइब्रिड टाइप की बीजें हैं 90 दिनों में भी पूरी की जाती हैं, लेकिन मोटी मोटा 4 महीना 4.5 महीना पूरा प्रक्रिया चलता है। यानी जून लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, और मोटी मोटा जा करके देखें कभी लोग जून से जुलाई तक भी बोते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीतने के बाद नवंबर तक मस्त कटाई शुरू हो जाती है। कुछ लोग अक्टूबर में भी कटाई शुरुआत कर देते हैं। यानी जून जुलाई में बुआई हुई, अक्टूबर नवंबर में कटाई हुई, उसको बोलते हैं खरीफ फसल।
अब ध्यान करें कि मानसून के समय, बारिश के समय में कौन सी फसल बोई जाएगी? धान बोया जाएगा, अरहर बोया जाएगा। इसके अलावा ये सारी फसलें बोई जाएंगी, यानी कि धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, ये सारी फसलें बोई जाएंगी। अब रबी की फसल क्या है? खरीफ की फसल की बात आती है रबी की फसल। जब अक्टूबर नवंबर फसल कट जाएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा 10-15 दिन 20 दिन रह गया, मिट्टी ठीक ठाक जुताई वगैरह सब हो गई। दिसंबर से जनवरी के बीच में सारी फसलें रबी वाली बोली जाती हैं। यानी रबी फसल की बुआई कब होगी? तो दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठंडी की फसल, और ठंडी की फसल कौन सी होंगी? ऐसी फसल जो ठंडी को सह सके, जो मिट्टी के अंदर होगी उसको ठंडी लगभग नहीं करेगा। तो मिट्टी के अंदर क्या रहेगा? आलू रहेगा। मिट्टी के ऊपर भी जो रहेगा जैसे चना है या गेहूं है, ये सब दिसंबर जनवरी में बो दी जाती हैं। ये ठंडी को मतलब ठीक ठाक ठंडी को सहने में सक्षम होती हैं। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान या 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इनके लिए ठीक ठाक है। 18 से 22 तक का तापमान अच्छा माना जाता है। अब मटर हो जाएगा। तो रबी की फसलों को देखें दिसंबर जनवरी में बोया जाएगा। काटा कब जाएगा? तो वही लगभग 4 महीने बाद, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो कह लें कि मार्च से अप्रैल के बीच में कटाई शुरू हो जाती है। जो दिसंबर में बो देगा वो मार्च में काटेगा, जो जनवरी में बो देगा वो अप्रैल में काटेगा। और तीसरा है जायद की फसलें। जायद की फसलें वो हैं जो मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं। मस्त बढ़िया सीजन चलता रहता है। जो ये सारी फसलें हैं, वाटरमेलन, खीरा, खरबूजा, है ना, जो सब्जी वाली फसलें होती हैं उसको बोया जाता है जायद में, मार्च अप्रैल में। हालांकि अब वैज्ञानिक तकनीकी के आविष्कार और नए नए अनुप्रयोगों, नए नए प्रयोगों के द्वारा इन फसलों में जो है ट्रेडिशन चेंज भी किया जाता है। यानी कि सब्जी 12 मासी भी बोया जाता है, लेकिन मोटी मोटा जो विभाजन देखें बुआई के आधार पर वो ये 3 है। तो इस वाले में जो है आधे घंटे हमने पर्याप्त अध्ययन कर लिया है ना। तो अब बाकी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से अगली बार में हम अध्ययन करें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बर्डन पड़ जाएगा। इसमें हम ये याद करने का प्रयास करें कि कृषि क्या है, कृषि के और डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, कृषि का यूज़ करने के हिसाब से कितने प्रकार के हैं और बुआई के आधार पर कितने प्रकार के हैं। इतना चीज़ें पहले सीख लें, फिर आगे चीज़ें बाद में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।